अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे बात की थी कि अगर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आएगी डिफरेंट इक्वेशंस में जनरल सॉल्यूशन का यूज़ किया जा रहा है, अगर वो जनरल सॉल्यूशन आपको फाइंड करना भूल चुका है या आप उसको फाइंड नहीं कर पा रहे, तो मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा आप लोगों से कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशंस कैसे फाइंड करेंगे। मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि कम से कम प्रॉब्लम डिस्कस करूँ, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ जिसकी मदद से आप लोग अपने मैक्सिमम क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर पाओ। यानी कि यहाँ पर मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूँगा जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन के साथ साथ जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास जो फंक्शंस होंगे, जो वेरिएबल्स होंगे, या जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हों, ताकि बेसिकली हमारे जो मेन कोर्स का जो पार्ट है उसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसमें ज़्यादातर या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ रहे हैं या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए मैंने यहाँ पर एक प्रॉब्लम ली है। हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और उस प्रॉब्लम में हम देखेंगे कि हम किसी भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की के जनरल सॉल्यूशन को कैसे फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने एक प्रॉब्लम ली है जिसमें आप देख सकते हैं कि ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसमें राइट साइड पे जो फंक्शंस पड़े हैं वो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है। तो हम सबसे पहले इस फंक्शन को इवेलुएट करने के लिए इसके कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन को फाइंड करते हैं कि इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन हमारे पास क्या है। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, सिंपली फॉर सी एफ, इस केस के लिए हम इस फंक्शन में जो वैल्यू है हम डिफरेंशियल का पार्ट लेंगे और इसको इक्वल टू ज़ीरो ले लेंगे। ठीक है, बेसिकली हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर बेसिकली जो एफ ऑफ डी है वहाँ पर इसको इक्वल टू ज़ीरो रखते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि यहाँ पर y एज अ वेरिएबल है, ये ज़ीरो नहीं हो सकता, तो हम फिर क्या करते हैं एफ ऑफ डी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो मैंने डायरेक्टली इस वैल्यू को ज़ीरो के इक्वल ले लिया। जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टाइप है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की डिफरेंट टूल्स और मेथडोलॉजी आप सीख चुके हुए हैं। तो मैं इसको एक वेरिएबल की फॉर्म में मैं लिख लेता हूँ, दी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में मैं कोई आप वेरिएबल ले सकते हैं। मैं जो कोशिश करूँगा कि जो वेरिएबल यहाँ पर नज़र आ रहे हैं इसके अलावा कोई भी एक वेरिएबल ले लूँ। जी, मैंने इस केस के लिए जो वेरिएबल सेलेक्ट किया है, मैंने कहा है कि लेट्स सपोज एम स्क्वेयर माइनस टू एम माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। जी, ये मैं इसको सिंपली मिडल टर्म ब्रेक भी कर सकता हूँ। इजीली मिडल टर्म ब्रेक इसकी हो रही है, तो मैंने इसकी मिडल टर्म ब्रेक की तो मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वेयर माइनस थ्री एम प्लस एम माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो, जहाँ से मुझे सिंपली जो इक्वेशन मिल जाएगी वो ये है एम इंटू एम माइनस थ्री प्लस वन इंटू एम माइनस थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो। जी, यहाँ पर मैं m माइनस थ्री इंटू एम प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो लिखूँगा, तो दिस इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू थ्री और m इज़ इक्वल टू माइनस वन। ये मेरे पास m की दो वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन दो वैल्यूज़ की मदद से मैं यहाँ पर इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन लिखूँगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक सॉल्यूशन क्या बनता है, ये यहाँ पर मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ एज वाई सी, बेसिकली रियल आंसर्स के लिए
रियल नंबर्स के लिए कुछ इस तरीके से होता है C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x। यहाँ पर हमारे पास m1 m2 की जो वैल्यू आई है उसको सिंपली लिख सकते हैं C1 e⁻3x प्लस C2 e⁻−x। जी, ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। अब हम पर्टिकुलरली इंटीग्रल की तरफ पढ़ते हैं कि उसको कैसे फाइंड करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि हमारे पास राइट साइड पर फंक्शन किस तरीके से है। हाँ जी, फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल मैं यहाँ पर लिखूँगा हमने देखना है कि हमारा गिवन फंक्शन क्या है। वो कुछ इस फॉर्म में था, उसको हम yp के लिए कुछ ऐसे लिख देंगे 1/d² - 2d-3 इंटू, यहाँ पर ये पूरा का पूरा फंक्शन आ जाएगा जो राइट साइड पर पड़ा है 2e⁻x - 10 sin x। पहले इन दोनों के लिए इसको अलग अलग कर लेते हैं। मैंने लिखा 1/d² - 2d-3, यहाँ पर आ जाएगा 2ex, सिमिलरली माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1/d² - 2d-3 इंटू, ये नेगेटिव बाहर आ चुका है, यहाँ पर आ जाएगा सिंपली 10 sin x। जी, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल के केस के लिए आप लोगों को अगर याद हो कि अगर हमारे पास कुछ ऐसा केस हो कि 1/f(d) और e⁻x हो, तो हम उसके लिए सिंपली क्या कर देते हैं, इसको 1/e⁻x/f(b) लिख देते हैं। जी, इसी रिज़ल्ट का हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमारे पास जो पहला फंक्शन था एक्सपोनेंशियल के लिए, उसमें मैं यहाँ पर लिख दूँगा 2ex, चूँकि यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में पावर का कोफिशिएंट 1 है एक की जगह, तो नीचे जहाँ जहाँ पर d होगा वहाँ वहाँ पर 1 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर a था, यहाँ पर आ जाएगा 1² -2 × 1 -3, और साथ में आ जाएगा -10 ओवर। जी, साइन के केस में ये होता है कि अगर आपके पास 1/f(d) हो और आगे साइन ax लिखा हो, तो आपने क्या करना है कि एंगल में पड़ा जो कोफिशिएंट है वहाँ पर अगर d² नज़र आ रहा हो आपको पास, जहाँ पर f(d) में d² नज़र आ रहा होगा वहाँ पर आपने उसको रिप्लेस कर देना है। या अगर मैं आपकी आसानी के लिए इसकी जगह मैं ये लिख दूँ 1/d² प्लस या माइनस, कुछ भी केस ले लें, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये कोई कांस्टेंट है v², और आगे लिखा हुआ है साइन ax। तो यहाँ पर आपने इसको इसमें पुट कैसे करना है, जहाँ पर d है उसकी जगह आपने क्या करना है, d² की जगह नेगेटिव ऑफ कोफिशिएंट ऑफ द एंगल, उसका स्क्वायर पुट कर देना है। यानी कि यहाँ पर आ जाएगा -a² और साथ में जो पड़ा था +b², और साइन जो है वो ऊपर लिखा जाएगा साइन ax। अच्छा, इसमें ध्यान ये रखना है कि जब भी आप साइन कोस के केस में आप हमेशा एंगल के कोफिशिएंट का नेगेटिव स्क्वायर d² की जगह पुट करेंगे। याद रखना है कि वो नेगेटिव उस स्क्वायर के अंदर नहीं आ रहा है, उस स्क्वायर से बाहर आ रहा है। ऐसे केस में ये ध्यान रखना है कि आप जब इस वैल्यू को पुट कर रहे हैं तब ये वाला डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो रहा होगा तो उसके लिए हमारे पास एक अलग केस है। ठीक है,
अगर ज़ीरो नहीं हो रहा तो इस यहाँ पर हम जो केस देखेंगे उसमें ये ज़ीरो नहीं हो रहा, तो इसमें हम इस वैल्यू को पुट करते हैं। तो यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो डी स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1 स्क्वायर -2d-3। इस केस में चूँकि डी ख़त्म हो गया था तो साइन इसके ऊपर आ गया। अगर हमारे पास डी रिमेन हो तो फिर साइन को मूव नहीं करवाएंगे, साइन यहीं पर पड़ा रहेगा साइन एक्स की फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यह आ जाएगा 2e⁻x ओवर 1 - 2 - 3, और ये हमारे पास आ जाएगा -10 ओवर -1 स्क्वायर, -1 ही होगा, -1 और -3 -4 -2d साइन एक्स हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 2e⁻x, ये आ जाएगा हमारे पास -5 + 1 -4 आ जाएगा। इधर से नेगेटिव कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बल्कि 2 भी कॉमन ले सकते हैं, ये बन जाएगा +10 ओवर 2 कॉमन ले लिया ने, ये आ जाएगा 2 + d साइन एक्स। जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये कैंसिल हो रहा है तो ये -1 ओवर 2e(x), ये इससे कैंसिल हुआ, +5 ओवर 2 + d साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में याद ये रखना है कि हमारे पास डी स्क्वायर होगा तो उसकी जगह हम नेगेटिव ए स्क्वायर पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास डी है, तो यहाँ पर अगर मैं एक स्टेप ऐसे करूँ, मैं इसको रैशनलाइज कर दूँ तो पहला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा e⁻x। इसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूँ 5 × 2 - d, और नीचे आ जाएगा 2 + d × 2 - d, और ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये हमारे पास साइन ऑफ एक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट -1 ओवर 2 e⁻x एज इट इज़, ये आ जाएगा +5 × 2 - d ओवर 4 - d स्क्वायर साइन ऑफ एक्स। ठीक है, अब सिमिलरली डी स्क्वायर की जगह हम वही रिप्लेसमेंट करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -1 ओवर 2 e(x +5 × 2 - d ओवर, ये हमारे पास डी स्क्वायर की जगह जब हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 -(-1 स्क्वायर और साइन एक्स आ जाएगा। अब हमारे पास आ जाएगा -1 ओवर 2 e⁻x +5 × 2 - d ओवर 4 -(-1 साइन एक्स। ये नीचे 5 हो जाएगा, 5 इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल होगा तो हमारे पास सिंपली बचा 2 - d साइन ऑफ एक्स। अब d यहाँ पर डेरिवेटिव को चूँकि शो कर रहा है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, 2 साइन से मल्टीप्लाई साइन 2 साइन एक्स हो जाएगा, और जब डेरिवेटिव लेंगे साइन का तो आ जाएगा आपके पास कोस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास जो आया है ये वाई पी आ चुका है। अब हम जानते हैं कि एज वी नो y = वाई सी प्लस वाई पी, तो हमारे पास वाई सी जो आया है वो हमने ऊपर मेंशन किया था, वो था c1 e⁻3x +c2 e⁻−x, और जो वाई पी आया वो -1 ओवर 2 e⁻x +2 साइन एक्स -cos x। ये हमारे पास सिंपल सॉल्यूशन आ चुका हुआ है। ये है हमारा
जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन।